अच्छा हाँ, कोऑर्डिनेशन में है, जहाँ पे डीडी ट्रांजिशन हम पढ़े, कलर वाला है, कलर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी पढ़ाना है मैंने। ठीक है। थोड़ा सा जल्दी ज्वाइन करा करो भाई। आ गए सारे? गुड इवनिंग। अंजलि आ गई। गुड इवनिंग बेटा। बच्चों थोड़ा सा टाइम पे रहा करो ना, मैंने इतनी बार समझाया आप लोगों को, जब टीचर 10 मिनट पहले आ जाते तो आप 5 मिनट पहले तो आ ही सकते हो ना क्लास में। मेरे को नहीं चलेगा 2-2 मिनट लेट। ठीक है, तो थोड़ा सा ये ध्यान में रखो। ओके ऑल राइट। तो आज अपना लेक्चर नंबर 2 रहेगा मेरा बेटा, डी ब्लॉक एलिमेंट्स का ही रहेगा। तो आज भी हम लोग क्या करने वाले हैं, जनरल प्रॉपर्टीज को ही आगे कंटिन्यू करेंगे डी ब्लॉक एलिमेंट्स की। ठीक है, तो जनरल प्रॉपर्टीज में आज हम क्या देखेंगे, एक तो हमें डेंसिटी भी देखनी है आज, है ना। डेंसिटी का किस तरीके से वेरिएशन रहता है ना, लेफ्ट टू राइट। उसके अलावा हमें क्या देखना, आयनाइजेशन एनर्जी भी देखना है ना जी, आयनाइजेशन एनर्जी। और उसके अलावा हमें ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये 3 टॉपिक मैं आज आप लोगों को कराऊंगी, ये प्रॉपर्टीज में ही आता है। मैंने आप लोगों को बोला था कि अगर मैं डी ब्लॉक एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज की बात करूं तो काफी सारी प्रॉपर्टीज हैं, और हर प्रॉपर्टी में बहुत ज्यादा थोड़ा सा अपने को डेप्थ में जाना पड़ेगा अगर हमें ये जानना है कि एनसीईआरटी क्या कहना चाह रहा है। एनसीईआरटी ने बहुत सारी अंशंत बातें लिखी हुई है मेरा बेटा, तो आप लोगों को इसलिए नोट्स बहुत प्रॉपर तरीके से बनाने हैं, क्योंकि अगर आप डायरेक्ट एनसीईआरटी पढ़ने जाओगे तो वैसे भी कुछ समझ में नहीं आएगा, क्योंकि बहुत अजीब अजीब चीजें उसने लिखी हुई हैं। तो जो एनसीईआरटी ने लिखी हुई है वो क्या कहना चाह रहा है वो मैं आपको क्लास में ही बताऊंगी। तो इसीलिए प्लीज नोट्स अपना बनाते जाइए। ठीक है, उसके अलावा जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हैं जेई में, या कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस, वो मैं आप लोगों को बताऊंगी किस टाइप से क्वेश्चंस जो है वो पूछे जाते हैं या आगे आने के चांसेस है। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं फिर। स्टार्ट करने से पहले मेरा बेटा रिकॉल कर लेते हैं एक बार क्या किया था लास्ट वाली क्लास में। एक तो हम लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ली थी, है ना। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कर ली थी। मैंने आप लोगों को कहा था कि स्कैंडियम से लेकर जिंक तक तो आप सबको एटॉमिक नंबर, उनके नाम, सिंबल एंड उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको मालूम होना चाहिए। उसके अलावा इसकी जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी बेटा डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, वो क्या थी, n-1d, जिसमें इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक फिल हो रहे थे, याद करो 1 to 10 हो रहे थे। और ns क्या था अपना, 1 to 2 था। अगर आप 1 to 2 लिख रहे हो तो यहाँ पे लिख देना एक्सेप्ट पैलेडियम, समझ रहे हो, क्योंकि पैलेडियम में क्या थे, S0 था, S में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं था। ठीक है, उसके अलावा मैंने एक्सेप्शन भी बताई थी, नवाबी क्यों करे रजा, रुकावटें राह में पड़ेंगी और पिटाई होगी, राइट। ये वो वाले यहाँ पे आपके मेंबर आने थे, एलिमेंट्स आने थे, जिसमें आपकी क्या थी, एक्सेप्शन थी। ठीक है जी, सुमित आ गया, गौरव नहीं आया क्या, गौरव, गौरव पाल। ठीक है, ऑल राइट। ठीक है, और उसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया था, उसके अलावा हमने एटॉमिक रेडियाई डिस्कस कर ली थी। ठीक है, ऑल राइट, एटॉमिक रेडियाई डिस्कस कर ली थी। एटॉमिक रेडियाई में क्या था, स्कैंडियम से मैग्नीज तक, हाँ स्कैंडियम से मैग्नीज तक डिक्रीज हो रही थी।
आयरन कोबाल्ट निकल की क्या थी हमारी, कांस्टेंट मतलब सेम थी, है ना। और उसके बाद कॉपर और जिंक के, जब आप कॉपर और जिंक पे जा रहे थे तो इंक्रीज हो रहा था। डिक्रीज होने का रीजन क्या था कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है। सेकेंड वाला बराबर क्यों थी, क्योंकि आपका न्यूक्लियर चार्ज और शील्डिंग इफेक्ट वो आपका बैलेंस हो रहा था, बराबर हो रहा था। और यहाँ पे आपका शील्डिंग इफेक्ट वाला फैक्टर यानी कि जो रिपल्शन वाला फैक्टर है जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सपेंड हो जाता है, वो वाला फैक्टर यहाँ पे डोमिनेटिंग था। गेटिंग माई पॉइंट। उसके अलावा मेरा बेटा मेटेलिक रेडियाई की बात करूं, तुम्हारे एनसीईआरटी के हिसाब से जो मेटेलिक रेडियाई का ऑर्डर है वही आयनिक रेडियाई का भी ऑर्डर है। तो इसमें मैंने तुम लोगों को ये बताया था स्कैंडियम से क्रोमियम तो डिक्रीज ही होगा, फिर एकदम मैग्नीज की इंक्रीज हो जाती थी, याद करो 137 था मेटेलिक रेडियाई, है ना। और उसके बाद आप लोगों का क्या था, वही सेम आयरन कोबाल्ट निकल का बराबर ही था। और उसके बाद कॉपर और जिंक का फिर क्या हो रहा था, बढ़ रहा था। ठीक है जी मेरा बेटा, ये हमने डिस्कस किया था। उसके अलावा हमने क्या डिस्कस किया था, हमने डिस्कस किए थे मेटेलिक करेक्टर, मेटेलिक बॉन्डिंग डिस्कस की थी, जिसमें हमने मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस किया था। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट जो हमारा मेनली डिपेंड कर रहा था वो किस पे डिपेंड कर रहा था, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे डिपेंड कर रहा था। आराम से समझते जाओ, ठीक है। रिवाइज मैं इसलिए करा रही हूँ इनऑर्गेनिक में क्योंकि याद रखने वाली चीजें थोड़ी ज्यादा है, तो तुम्हें पता होना चाहिए लास्ट क्लास में क्या हुआ था। ठीक है, जो डिपेंड कर रहा था नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पे। ऑल राइट, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने सबको आ चुके हैं, है ना। अच्छा, जहां पे सिंगल सिंगल होंगे ना वही आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। तो हमने क्या देखा था, 3D ट्रांजिशन सीरीज में मेरे से एक क्वेश्चन भी पूछा था समीर, आपने पूछा था 3D ट्रांजिशन में जो है क्रोमियम का मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा, क्योंकि क्रोमियम में नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 6, क्योंकि 3d5 4s1 5 और एक 6। ठीक है, सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा अपनी सीरीज में इसका। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं 4D में किसका होगा, मोलिबेल्डियम का होगा, और 5D में किसका होगा, टंगस्टन का होगा। ठीक है जी। उसके अलावा मैंने कहा था एक्सेप्शन क्या था, मैग्नीज टेक्टिनियम, ये दोनों के ग्राफ में डिप आ रहा था, अगर तुम लोगों को थोड़ा सा ध्यान हो, डिप आ रहा था। क्यों आ रहा था, क्योंकि हमने कहा था ये D5 कॉन्फ़िगरेशन है, हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड है तो मतलब देना नहीं चाहेगा इलेक्ट्रॉन, है ना, शेयर नहीं करना चाहेगा, है ना। तो मतलब क्या होगा, इनके मेटल मेटल के बीच में जो बॉन्डिंग होगी वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होगी। ठीक है, जिसकी वजह से ग्राफ में क्या आ रहा था, डिप आ रहा था। ऑल राइट, ठीक है। उसके अलावा और क्या था हमारा पॉइंट, याद करो। हाँ राहुल बोलो। मैम क्रोमियम मोलिब्डेनम और टंगस्टन में सबसे ज्यादा किसका होगा? टंगस्टन का होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को ये भी लिखवाया था, याद करो ग्रुप कहाँ से कहाँ तक था, याद करो ना। ग्रुप 4 to 10, 5D का सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट था, फिर 4D का, और फिर इसका 3D का था, याद करो। ग्रुप 11 में कौन था, मुझे तुम बताओ, मुझे तो देखो पता है, तुम्हें याद है कि नहीं याद है। ग्रुप 11 में कॉपर का था सबसे ज्यादा, फिर किसका था, गोल्ड या सिल्वर का था आदर्श। मैम गोल्ड। मैम गोल्ड। हाँ, गोल्ड का, फिर सिल्वर का। और ग्रुप 12 की अगर मैं बात करूं तो जिंक कैडमियम मरकरी, ये ऑर्डर था। ठीक है जी। और अगर मैं ग्रुप 3 की बात करूं तो स्कैंडियम का सबसे ज्यादा, फिर येट्रियम का, और फिर लेंथेनम का। तो ये चीजें आप लोगों को याद होनी चाहिए, ये मैंने आप लोगों को लास्ट क्लास में पढ़ाया था। ठीक है, चलिए। तो ऐसे हम एक काम करेंगे, इनऑर्गेनिक के चैप्टर में हर क्लास में हम लोग रिवाइज जरूर करेंगे कि हमने लास्ट क्लास में क्या किया था। और आप अपने जो नोट्स तुम बना के बैठे हो थोड़े से आप पन्ने पलट भी सकते हो, ताकि आप भी जो 5 मिनट का मैम टाइम स्पेंड करिए उसमें फटाफट रिवाइज हो जाए आप लोगों का। ठीक है जी, चलिए। गौरव आ गया, गौरव लेट हो गया आज बेटा। चलिए, मुझे एक बार ये क्वेश्चन करके दिखाओ, ये डीपीपी के ही तुम लोगों के सवाल, आई जस्ट वांट टू सी कि तुम लोगों को कितना मतलब किया था तुम लोगों ने डीपीपी। वैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट ने शेयर भी कर दिया था। गौरव आप आपको मेरी आवाज आ रही है क्या, नहीं आ रही इस लड़के को। क्वेश्चन करो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट।
कर ली ना तुम लोगों ने डीपीपी? हाथ खड़े करो। वेरी गुड सिमरन। बाकी प्रिंस, आर्यन, समीर, संदीप, सुमित, राहुल, स्मृतिका, ध्रुवी, कृतिका, अंजलि, वेरी गुड। देखो जिन्होंने डीपीपी सोल्व किया वही बच्चे हैंड रेस कर रहे हैं। गर्ग, वेरी गुड, वेरी गुड। और बच्चे? नैतिक, आप बताओ। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आपको इनकरेक्ट बताना था। ट्रांजिशन मेटल आर वेरी मच हार्ड, ये तो ठीक है ना, ये तो एनसीईआरटी की लाइन है। डी। बी बोला है? क्या बोला? फोर्थ ऑप्शन? यस मैम। वाई? वाई फोर्थ? बिकॉज ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स आर ट्रू। मॉड्यूल में इसका आंसर गलत दिया हुआ है। ये मैंने क्वेश्चन मॉड्यूल में से ही दिया था। मॉड्यूल में इसका आंसर है फोर्थ, गलत है। क्या फर्स्ट वाली स्टेटमेंट सही है बच्चों? बताएगा कोई मुझे? ऋषि ने पूछा था ना मेरे से सवाल। क्या ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन है? एनसीईआरटी खोलो इसको। यहाँ पे बोल रहा है हर रो में, ध्यान से सुनो, इन ईच रो ट्रांजिशन सीरीज मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ट्रांजिशन मेटल राइज टू अ मैक्सिमम एट D5। आता है ना, इंक्रीज होता है ना, फिर डिप आता है, याद करो। इस तरीके से होता है ना ग्राफ। बोलो ऐसा। तो मैक्सिमम तो जाता है क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। वो कह रहा है एक्सक्लूड कर दो क्रोमियम, मैग्नीज, टेक्टिनियम को। क्रोमियम का तो मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो इसको कैसे एक्सक्लूड कर दूं मैं? सिर्फ मैग्नीज और टेक्टिनियम को करना चाहिए था क्योंकि उसके ग्राफ में डिप आ रहा था। फिर वो कह रहे हैं एंड फॉल रेगुलरली एज द एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस। तो ये बात ठीक है। अगर ये यहाँ पे क्रोमियम ना देते ना तो आपकी तीनों स्टेटमेंट सही होती, बट इसने यहाँ पे क्रोमियम दे दिया, मतलब ये गलत है। तो मॉड्यूल में इसका आंसर गलत दिया हुआ है, अगर आप लोगों ने मॉड्यूल में से देखा है तो। आपको सोचना भी है भाई, ऐसे थोड़ी ना आंख बंद करके मॉड्यूल के आंसर पे विश्वास कर लोगे। आप लोगों को अंदर से कन्विंस भी तो होना है ना, सेटिस्फाई भी तो करना है खुद को कि ठीक भी सोच रहे हो या नहीं सोच रहे हो। ट्रांजिशन मेटल हार्ड होते हैं क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। स्ट्रॉन्ग मेटल मेटल बॉन्डिंग है, अगर हार्ड है तो वॉलेटिलिटी भी उनकी लो होगी। फिर वो कह रहे हैं, ये मैं आज करवाने वाली हूँ तुम लोगों को, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। यस, क्रोमियम नहीं होना चाहिए था। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बहुत सिंपल सा टॉपिक है, मैं आज अभी करा दूंगी। बाकी इसका गलत जो था वो फर्स्ट इसका ऑप्शन आना था। अब नीचे वाला बताओ मेरे को। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एलिमेंट्स द n-1 d ऑर्बिटल हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन? हाँ देखो, इसमें इतने बच्चों ने हाथ खड़ा कर लिया। तो यही है, आप लोगों की थोड़ा सा, आप लोग इजी क्वेश्चन करने में ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, ठीक है। गौरव, आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। हाँ, पहले गायब हो गए थे तुम। बताओ गौरव बेटा। मैम सेकंड ऑप्शन। क्रोमियम और मैग्नीज में जो है नंबर ऑफ डी इलेक्ट्रॉन सेम है, और किसी में नहीं है गौरव, एक बार चेक करो। मैम फर्स्ट वाले में। फर्स्ट वाले में कैसे? मैग्नीज में 3d5 होता है, इसमें 3d6 होता है, तो इसमें कहाँ से सेम है? क्रोमियम में 3d, हाँ बोलो। n-1 बोला है ना, तो मैम Fe में से माइनस करेंगे एक, तो मैम इक्वल हो जाएगा ना। नहीं, वो थोड़ी ना मतलब है इसका n-1। n-1 है, ये सारे 3D ट्रांजिशन वाले हैं, तो n यहाँ पे 4 है, ठीक है। तो n-1 वो 3D की बात कर रहा है बेटा, समझे? इसने ये थोड़ी ना दे रखा है, Fe+ थोड़ी ना दे रखा है। समझ रहे हो आप मेरी बात? n यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है ना? तो क्या आएगा इसका ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे भी क्या है, कॉपर में भी 3D10 है और जिंक में भी क्या है, 3D10। समझे गौरव? तो यही तो था अपना जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने तुम लोगों को अभी ये लिखवाई। यहाँ पे ये देखो ना, n क्या है तुम्हारा, यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल है, और n-1 क्या है, पेनल्टीमेट शेल है।
ठीक है, तो ऑप्शन 4 वुड बी द करेक्ट। थोड़ा सा ध्यान से देखो, ठीक है। तो आई होप अब आप सभी को याद भी हो गए होंगे डी ब्लॉक एलिमेंट वाले, ठीक है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबकी नहीं आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिर्फ जो एक्सेप्शंस थे उसमें ध्यान रखो कि सिर्फ पैलेडियम में S0 होता है, बाकी जो एक्सेप्शन थी उसमें S में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और 21 से 30 तक एटॉमिक नंबर प्लस उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, ठीक है। उसके अलावा मैंने लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन भी तुम लोगों को बताया था, है ना, तो वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। चलिए, उसके बाद मैं बात करती हूँ मेरा बेटा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन की। ये टॉपिक अपना रह गया था और इससे रिलेटेड 1-2 सवाल भी थे तुम्हारे डीटीपी में, तो देख लो, जिसके नहीं बने मैं आंसर की कल भेज दूंगी उसकी। तो देखो बेटा, एंथैल्पी मतलब एनर्जी ऑफ एटोमाइजेशन। एटोमाइजेशन मतलब एटम से रिलेटेड वर्ड है। तो यहाँ पे क्या बोला हुआ है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ऑल द बॉन्ड इन मेटल लैटिस। मेटल लैटिस का मतलब समझ में आ गया, लेट्स से कि मैं बात कर रही हूँ क्रोमियम के मेटल लैटिस की, है ना। अच्छा, तो अगर मान लो जो आपका मेटल लैटिस है उसमें क्रोमियम के बीच में मेटेलिक बॉन्डिंग है, गेटिंग माय पॉइंट। तो अगर वो मेटल लैटिस जितना ज्यादा स्ट्रोंग होगा तो मुझे उतनी ही ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको ब्रेक करने के लिए, और वो ब्रेक करके किस में कन्वर्ट होगा, मेटल एटम इनटू गैसियस एटम, यानी कि गैसियस फेज में। बोलो बोलो क्या कहते हो। अगर कोई सॉलिड में है, ठीक है, और अगर मैं उसको एनर्जी दे रही हूं तो वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, गैसियस एटम में। अब जो ये एनर्जी तुम्हें देनी पड़ रही है उसको हम क्या बोलते हैं मेरा बेटा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। और जितनी तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी मतलब उतना वो मेटेलिक लैटिस क्या है, स्ट्रोंग है या वीक है। सोचो, जितनी, अरे ऐसे मत बन के बैठो, अगर मेरे को पता चल गया ना तुम लोग कुछ और पढ़ रहे हो कल के टेस्ट के लिए, मैंने चाटा लगा देना। पूरे हफ्ते तो पढ़ते नहीं हो तुम लोग, क्लास के बीच में तुम लोगों को याद आती है चलो भाई कर लेते हैं, कुछ और पढ़ लेते हैं। इधर ध्यान दो, सब पद समझती हूँ मैं। अब तुम बताओ, जितनी मुझे एनर्जी देनी पड़ेगी उतना तुम्हारा मेटेलिक लैटिस स्ट्रोंग होगा या नहीं होगा, बताओ। मैम होगा। स्ट्रोंग होगा, इतना क्या क्या। हाँ, तो एक मैम। बात बताओ, अगर Yes, मेरा ma'am. मान लो क्रोमियम का लैटिस है, ठीक है, अगर जितना ज्यादा क्रोमियम का लैटिस मेरा स्ट्रोंग होगा मतलब उतनी ही ज्यादा क्या होगी, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन होगी। तो मैं बोल सकती हूँ एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन मेरा किस पे डिपेंड करेगा, जितना मेरी मेटल मेटल बॉन्डिंग स्ट्रोंग होगी। मतलब जितने ज्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे उतना मेटेलिक मेटेलिक बॉन्डिंग क्या होगी, स्ट्रोंग होगी, मतलब उतना ही क्या होगा, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होगा। यस और नो, बताओ क्या कहते हो। Yes. ठीक है, बहुत बढ़िया। तो क्या जो मैंने यहाँ पे पॉइंट लिखा है, जिंक हैज लोवेस्ट एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बिकॉज इट हैज नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो मेटल मेटल बॉन्डिंग बहुत वीक होगी। और ये मैं बोल सकती हूँ कि जिंक, कैडमियम, मरकरी आपके सॉफ्ट मेटल्स भी होंगे। यस और नो, बोलो। यस मैम। Yes, ma'am. तो मैं बोल सकती हूँ कि एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन डिपेंड करेगा किस पे मैम, डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। फिर तुम मुझे कहोगे मैम उस हिसाब से तो जैसे क्रोमियम का 3D में सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट था, उस हिसाब से तो क्रोमियम का एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन सबसे ज्यादा होना चाहिए। क्या कहते हो, यही होगा तो जितना मैंने अभी तक तुम लोगों को समझाया है। लेकिन एनसीईआरटी इस बात के खिलाफ है। एनसीईआरटी कहते हो, एनसीईआरटी पता क्या कहती है कि ठीक है बच्चे यही सीख के जाएंगे और मैं पेपर में ऐसा क्वेश्चन डाल दूंगा कि बच्चे गलत कर देंगे। अब यहाँ पे नोट करके लिखो, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, लिखो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, मतलब या तुम बोलो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज के अकॉर्डिंग, वेनेडियम हैज हाई एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन, और इस पे 5 स्टार मेरी तरफ से लगा लेना, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। लिखो इसको। जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन में हमें एक्सपेरिमेंटल वैल्यू देखने को मिली कि किस केस में ज्यादा एनर्जी लगेगी बेटा,
मेटेलिक लैटिस को ब्रेक करने के लिए वो सबसे ज्यादा किस में लग रही थी? वेनेडियम में लग रही थी, वेनेडियम में लग रही थी। लिखो इसको, लिखा क्या? सब बच्चों ने लिखा? शाबाश। यस मैम। अब यहाँ पे एक एनसीईआरटी में एक ग्राफ बना के दिया हुआ है, तुम्हें जेई में भी ऐसे ही ग्राफ बना के दे देंगे एग्जामिनर, ठीक है। अब एग्जामिनर क्या करेगा, ये नहीं लिख के देगा सीरीज 1 2 3। अब जो ये आपको ये बेसिकली क्या दिखा रहा है, ध्यान से देखो, जो ग्रीन वाली लाइन है वो 3D सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ब्लू वाली 4D सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, और रेड वाली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा बेटा? 5D सीरीज को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, एक मिनट आर्यन, तो बेसिकली यहाँ पे ये क्या दिखाना चाह रहा है एनसीईआरटी में, जब तुम इसको देखोगे जो ग्राफ को, तो वहां पे एनसीईआरटी ये लिखता है कि 4D एंड 5D सीरीज में फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग होती है, फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग होती है। मतलब वो ये कहना चाह रहा है एनसीईआरटी कि 4D और 5D सीरीज में जो मेटल मेटल बॉन्डिंग है वो क्या है? ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। दिख रहा है ना तुम्हें, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन 4D और 5D वाले मेंबर्स के क्या है? ज्यादा है। अब इसका कर रही हूँ आर्यन, एक मिनट दे दो बस। तो इसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एनसीईआरटी नहीं लिखती। अब इसका थोड़ा हमें खुद से सोचना पड़ेगा कि इसका रीजन क्या हो सकता है कि 4D जनरल, आपको इन जनरल बात करनी है, स्पेसिफिक एलिमेंट्स की बात नहीं करनी है, पेपर में भी नहीं आएगा, गारंटी दे रही हूँ इस चीज की। इन जनरल यू कैन से कि 4D 5D सीरीज में मेटल मेटल बॉन्डिंग ज्यादा होती है एज कंपेयर टू 3D। तो ऐसा क्यों होता होगा, थोड़ा सा सोच के देखें क्या, क्योंकि एनसीईआरटी तो इसका रीजन नहीं लिखती है। तो यहाँ पे आप ये सोच सकते हो कि अगर मैं बात करूं 3D की, तो 3D का अगर मान लो क्या होता है, डंबल शेप के होते हैं ना ये लोग, तो मैं ये लाइन बोल सकती हूँ, जैसे ही आप 3D से 4D पे जाओगे और 4D से 5D पे जाओगे, जो आपके एटॉमिक ऑर्बिटल हैं वो ज्यादा डिफ्यूज्ड होंगे क्योंकि साइज बड़ा होगा, है ना, ज्यादा डिफ्यूज्ड होंगे, ज्यादा बड़े साइज के होंगे। तो क्या मैं ये बात बोल सकती हूँ कि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो लूजली बाउंड होंगे? बोलो, सोच के बताओ और मुझे बताना क्या सेटिस्फाई हो रहे हो इस एक्सप्लेनेशन से। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर मोर डिफ्यूज्ड, ठीक है मैम। सो इलेक्ट्रॉन्स आर लूजली बाउंड, सिमरन, ठीक है, लूजली बाउंड। अगर लूजली बाउंड है तो क्या ये जल्दी पार्टिसिपेट करेंगे? सो दे कैन easily participate in bonding। क्या कहते हो? सोचो सोचो मेरा बेटा। और अगर इजिली पार्टिसिपेट करेंगे तो मेरा जो मेटल मेटल बॉन्डिंग है वो ज्यादा स्ट्रोंग नहीं होगा क्या? सोचो, हाँ या ना? मैम तो यहाँ बोलो, हाँ बोलो बोलो। मैम इसका रीजन फिर से बताना। देखो मैं बोल रही हूँ 3D अपने पास ऐसा है कृष्णा, ठीक है मेरा बेटा, 4D तुम्हारा ऐसा है, ठीक है, इनमें इलेक्ट्रॉन्स है ना, 5D तुम्हारा ऐसा है, ठीक है, ये ज्यादा डिफ्यूज्ड है ना, मतलब ज्यादा फैला हुआ है ना। यस मैम। यहाँ छोटे से एरिया में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, यहाँ इस एरिया में या इस एरिया में, मतलब यहाँ पे इस वाले केस में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है लूजली बाउंड होगी। यस और नो, मतलब वो इजिली पार्टिसिपेट कर सकती है बॉन्डिंग में। और अगर इजिली पार्टिसिपेट करेगी तो मेटल मेटल बॉन्डिंग क्या होगी? स्ट्रॉन्ग होगी, स्ट्रॉन्ग। तभी बोला जाता है इन जनरल 4D और 5D सीरीज में फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग होती है, ठीक है। क्या बोल रहे हो मेरा बेटा? मैम मेटल लैटिस डिफरेंट एलिमेंट सेम एलिमेंट का, मान लो मैं क्रोमियम की बात करूँ तो क्रोमियम का मेटल लैटिस है ना, मैग्नीज का मेटल लैटिस, आयरन का मेटल लैटिस, ठीक है जी। अब तुम देखो इतनी गड़बड़ी है ना, अगर मैं स्पेसिफिक एलिमेंट्स पे जाऊं ना उसमें भी बहुत लोचा आएगा, तो इसलिए एनसीईआरटी यहाँ पे देख रहे हो एलिमेंट्स का नाम ही नहीं लिखती है, वो सिर्फ ये लिखती है कि ये 3D को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 4D को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये 5D को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो आपको सिर्फ इतनी बात ध्यान रखनी है, कभी भी एग्जामिनर ऐसे नहीं पूछेगा कि इस पर्टिकुलर एलिमेंट का बता दो, सिर्फ एक 3D सीरीज का वो पूछ सकता है जो मैं भी आप लोगों को बताऊंगी। बाकी आप ये ध्यान रखो 4D और 5D में
फ्रीक्वेंट मेटल मेटल बॉन्डिंग होती है। वैसे रीजन आएगा तो तुम ये बता सकते हो, नहीं आएगा तो नहीं से। ठीक है, आपके डीपीपी में ये क्वेश्चन भी था ऐसा कुछ, ठीक है, लेकिन उसका आंसर एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन आना था। पता नहीं आप लोगों ने शायद दूसरा कोई लगाया हुआ था। बाकी मैं आंसर की भेजती हूँ, प्लीज उनको देख जरूर लिया करो, क्योंकि हो सकता है ना कई बार आप लोगों ने गलत आंसर मार्क कर दिया हो बेटा। ठीक है, तो क्या मैं यहाँ से मूव करूं? अब देखो यहाँ पे एनसीईआरटी में आओ एक बार, मैं जान करके यहाँ पे एनसीईआरटी की स्निपिंग भी लगा के आई हूँ। इधर आना एक बार। क्या तुम्हें ये वाला दिख रहा है? ये देखो, ये दिख रहा है सबको जिसपे मैंने रेड अंडरलाइन की है? चलिए, यस मैम। यहाँ पे अब देखो, ये बच्चा नहीं पढ़ के जाते भाई, नहीं पढ़ के जाते। उनके दिमाग में ये रहता है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे, एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन ज्यादा होगी। लेकिन एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग देखो जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज निकल के आई हैं, तो देखो स्कैंडियम के केस में इतनी एनर्जी देनी पड़ी है, मतलब 326। अब नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे, टाइटेनियम में याद करो 2 थे तो बढ़ रहा है, वेनेडियम में और इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे तो बढ़ रहा है। अब तुम ध्यान से देखो, क्रोमियम के आते आते तक कम हो गया, कैन यू सी दैट, 397, जबकि उस हिसाब से बढ़ना चाहिए था ना इसका, क्योंकि 6 अनपेयर्ड है, हाई है ना? यस। अब यहाँ पे क्या रीजन होगा? कहीं रीजन कुछ मेंशन नहीं है, यहाँ पे सिर्फ हम ये सोच सकते हैं कि क्रोमियम में D5 है, तो ये हाफ फील्ड की वजह से, इसीलिए हाफ फील्ड है, स्टेबल है, इसीलिए यहाँ पे जो मतलब क्या बोलते हैं, उस हिसाब से एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन यहाँ पे ज्यादा होनी चाहिए थी। बट यहाँ पे तो उल्टा ही हो गया कि इन्होंने 397 दे दिया। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये कुछ वैल्यूज हैं, तभी एनसीईआरटी की लाइन, आपको टेबल का भी मालूम होना चाहिए कि क्या दिया हुआ है। अब आपको वैल्यूज नहीं याद करनी है, आपको सिर्फ यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि वेनेडियम की 515 है, मतलब वेनेडियम की जो एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है वो क्या है, ज्यादा है। मतलब इस केस में ज्यादा एनर्जी लगेगी मेटल लैटिस को ब्रेक करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे ये रीजन आप बोल सकते हो, क्रोमियम में वैसे कोई रीजन पूछेगा नहीं कि 3D5 है, स्टेबल है, तो ज्यादा मेटल मेटल बॉन्डिंग नहीं हो पा रही होगी, इसलिए मेटेलिक लैटिस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा होगा, तभी ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ रही होगी। ठीक है, अब देखो मैग्नीज का कम हो गया, मैग्नीज का तो अंडरस्टूड है ना क्यों कम हुआ होगा, वहां पे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट में भी डिप आ रहा था, याद करो। फिर देखो आयरन का बढ़ गया, फिर कोबाल्ट का बढ़ गया, निकल का बढ़ गया, कॉपर का और जिंक का देखो सबसे कम। यानी कि आप लोगों को 2 बातें पता होनी चाहिए, सबसे ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन 3D सीरीज में, नॉट 4D और 5D। 3D सीरीज में सबसे ज्यादा किसका एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन है और सबसे कम किसका है। ऑर्डर आपसे नहीं पूछेगा, सिर्फ आपसे ये दोनों के बारे में वो पूछ सकता है। बताओ ये चीज समझ में आ गई? अब सबसे ज्यादा वेनेडियम, सबसे कम जिंक, सबसे ज्यादा वेनेडियम, सबसे कम जिंक। ये वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछ चुके हैं, जिंक वाला तो रेयर चांसेस है पूछेगा। वेनेडियम का 4 बार, 3 से 4 बार वो पूछ चुका है अलग अलग सवाल बना के। मैंने वो सवाल इसलिए नहीं कराए हैं क्योंकि अभी आपने आगे वाले टॉपिक्स नहीं कवर किए, तो वो अलग अलग कुछ ट्विस्ट डाल डाल के जो है सवाल बनाता है डीएनएफ। ठीक है, तो ये आप लोगों को याद रखना है। मेटेलिक और आयनिक रेडियाई का मैंने ऑलरेडी आप लोगों को ऑर्डर बता दिया है। नहीं, क्रोमियम का रीजन नहीं पूछेगा मेरा बेटा, क्रोमियम का रीजन नहीं पूछेगा कि उसकी एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन क्यों कम है। अगर पूछेगा तो मैंने तुम्हें बता दिया है, तुम उस बेसिस पे एक्सप्लेन कर सकते हो, वैसे वो नहीं पूछेगा। ठीक है, चलो मैं आगे, देखो ऑल राइट। उसके बाद क्या है, उसके बाद हम नेक्स्ट करते हैं डेंसिटी की बात करते हैं। तो डेंसिटी की बात करते हैं, सबसे पहले मैं आपको टेबल पे ही लेके जाती हूँ। ऊपर हेडिंग डालो डेंसिटी, ऊपर हेडिंग डालेंगे मेरे सारे बच्चे डेंसिटी। आराम से करा रही हूँ क्योंकि तुम्हारे लिए सारी नई चीजें हैं, तो जो जो मैं नोट करवा रही हूँ लिखते जाओ मेरा बेटा। डेंसिटी, अब तुम देखो कायदे से क्या होना चाहिए, लेफ्ट टू राइट साइज क्या होता है, घटता है इन जनरल, है ना, साइज घटता है। ठीक है मैम, मास भी बढ़ रहा होता है। तो यहाँ पे अगर तुम डेंसिटी का ऑर्डर देखोगे तो कैन यू सी दैट, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, कॉपर तक इंक्रीज ही हो रही है। निकल और कॉपर की सेम दिखा रखी है, वैसे अगर मैं बात करूं तो स्कैंडियम से कॉपर तक इंक्रीज ही हो रही है। कैन यू सी दैट? यस मैम। तो यहाँ पे Yes, ma'am. रीजन क्या रहा होगा कि मैम
लेफ्ट टू राइट जो है वो साइज क्या हो रहा है, कम हो रहा है। लेकिन एनसीआर इस डेटा के अकॉर्डिंग अगर तुम एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज को जस्टिफाई करने चाहोगे तो वो ये बोलता है कि साइज तो कम हो रहा है लेकिन उसके कंपैरिजन में जो मास है वो बहुत बढ़ रहा है। जो उसके कंपैरिजन में जो मास होता है वो ज्यादा डोमिनेटिंग फैक्टर है, और हमें पता है डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम। तो अगर मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी भी क्या होगी मेरा बेटा, बढ़ेगी। तो देख रहे हो, इसलिए बढ़ भी रही है। कैन यू सी दैट? देखो सबसे कम डेंसिटी स्कैंडियम की है यहाँ पे, देखो इधर, ठीक है। फिर उसके बाद देखो ना, जिंक की कम हो गई, जिंक की कम हो गई। क्या जस्टिफिकेशन दोगे इसका, जिंक की कैसे कम हो गई? ज्यादा कम नहीं हुई है बट 8.9 से तो कम हो गई है ना, 7.1 के आसपास आ गई, मतलब क्रोमियम के जितने आ गई है डेंसिटी। वो इसलिए कम आ रही होगी, याद करो जब मैं तुम्हें एटॉमिक रेडियाई बता रही थी तो मैंने कहा था साइज घटता है लेकिन कॉपर और जिंक के टाइम पे क्या होता है, साइज बढ़ता है। मतलब इंटर इलेक्ट्रॉन रिपल्शन की वजह से इलेक्ट्रॉन क्राउड एक्सपेंड होता है। तो मतलब यहाँ पे मास से ज्यादा, यस, मास से ज्यादा साइज वाला फैक्टर डोमिनेट कर गया है। तभी अगर साइज बढ़ेगा यानी कि वॉल्यूम बढ़ेगा तो डेंसिटी क्या हो जाएगी मेरा बेटा, कम हो जाएगी। यस और नो? यानी कि समझ रहे उसने क्या रीजन बोल रखा है। अब ये मैं लिखवा भी देती हूँ, मैंने जान करके एनसीईआरटी दिखाई है तुम्हें ताकि तुम इसको देख सको कि कैसे वैल्यूज वो लिख रहा है। अब बात आती है तुम्हें बातें क्या क्या पता होनी चाहिए। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है तुम्हारे लिए, सबसे पहली बात ऑर्डर ऑफ डेंसिटी। अगर मैं 3D 4D 5D की बात करूं तो 5D वालों की जो डेंसिटी है वो ज्यादा होती है। क्यों ज्यादा होती है, उन्होंने ये रीजन बोला, एनसीईआरटी में नहीं लिखा हुआ ये। एज वी मूव डाउन द ग्रुप मास इंक्रीज रैपिडली, मतलब साइज के कंपैरिजन में उन्होंने बोला कि जो मास वाला फैक्टर है वो ज्यादा डोमिनेटिंग है, और अगर मास बढ़ रहा है तो डेंसिटी बढ़ रही है। क्या इसका ये समझ में आ गया? जल्दी से लिख लो इसको, इसको एक बार लिख लो, लिखो इसको मेरा बेटा। हाँ आप बोल सकते हो गर्व, क्योंकि जिंक में D10 इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल ज्यादा हो गए, तो वहां पे शील्डिंग इफेक्ट वाला फैक्टर ज्यादा डोमिनेट कर गया, मतलब रिपल्शन होगी, है ना, रिपेल करेगा वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, जिसकी वजह से साइज बढ़ जाएगा, और साइज बढ़ेगा तो डेंसिटी कम हो जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगर मैं मान लो सीरीज की बात करूं तो एज वी मूव अलोंग द पीरियड, तो पहले तो डेंसिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मैं लिख भी दूं, स्कैंडियम से, यहाँ पे देखो, स्कैंडियम से निकल तक इंक्रीज हो रही है। क्यों इंक्रीज हो रही है? क्योंकि मास इंक्रीज हो रहा है। देखो ऐसे शॉर्ट में लिखो तो डेंसिटी भी बढ़ेगी। ठीक है जी। फिर इन्होंने निकल और कॉपर की ऑलमोस्ट सेम दिखा रखी है ना। फिर इन केस ऑफ जिंक डेंसिटी क्या हो गई है, बोलो, डिक्रीज हो गई है। क्यों डिक्रीज हो गई है? क्योंकि साइज बढ़ गया है। अगर तुमसे पूछे लोवेस्ट डेंसिटी इन 3D सीरीज तो बता देना स्कैंडियम। और अगर तुमसे पूछे कि पूरे उसमें डी ब्लॉक एलिमेंट में हाईएस्ट डेंसिटी इन डी ब्लॉक तो क्या बोलोगे? ओस्मियम, ओस्मियम। ठीक है, बस इससे ज्यादा नहीं जाएगा। हालांकि ये एनसीईआरटी में नहीं है हाईएस्ट डेंसिटी वाला, बट लिख लो इसको। ठीक है। अगर तुम कुछ कुछ बुक्स में देखोगे या कहीं, वैसे बुक्स में नहीं देखते होगे, बट अगर मान लो कहीं मॉड्यूल में लिखा मिल जाए तो हो सकता है वो ओस्मियम के साथ इरिडियम भी दे दे, इरिडियम। वैसे तो ओस्मियम की सबसे ज्यादा होती है, बट कुछ कंडीशंस में, जैसे प्रेशर चेंज हो गया है, इन कंडीशन में इरिडियम और ओस्मियम की डेंसिटी जो होती है थोड़ा सा फर्क आ जाता है। मतलब इरिडियम की डेंसिटी थोड़ी सी ओस्मियम से ज्यादा हो जाती है अंडर सम कंडीशन। लेकिन तुम ये याद भी नहीं रखोगे ना तो भी चलेगा, लेकिन ये जरूर याद रखना कि ओस्मियम की ज्यादा हो। हाँ ओस्मियम की ज्यादा है, ये याद रखना। ओस्मियम का एटॉमिक नंबर क्या है? एटॉमिक नंबर मेरे को भी ओस्मियम का याद नहीं है, देख लो ना, आयरन के नीचे, आयरन का 26 होता है,
तो रुदेनियम का कितना होगा, उसके नीचे आता है ओस्मियम, ऐड कर लो 18 32 ऐड कर लो, हो मैम जाएगा 76 72 है। मैम 6 ठीक है, देख लेना है इसको, 62 है, 76 है, ठीक है, ऑल राइट। तो ये आपको लोगों को ध्यान में रखना है कि हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होगी। ठीक है, एटॉमिक नंबर मैं भी याद नहीं करके बैठी हूँ, मेरे को बस 3D का पता है, उसमें मैं ऐड करके निकाल सकती हूँ, किसी का भी निकालना हो। ठीक है जी, क्या यहाँ तक क्लियर हो गया, मतलब कर लिया इतना? आई होप मैम आप पूरे लोग बुलेट पॉइंट बना के लिख रहे हो। हाँ जी बोलो। मैम पूरे डी ब्लॉक में लोएस्ट डेंसिटी किसकी होगी? स्कैंडियम की। मैम उसमें भी स्कैंडियम की ज्यादा होगी? स्कैंडियम की कम होगी। मतलब यस मैम कम होगी। हाँ, स्कैंडियम की कम होगी, और हाईएस्ट डेंसिटी की अगर मैं बात करूँ वो ओस्मियम होगा। ठीक है, मैम आपने 3D सीरीज में भी? ओस्मियम तो पूरी डी ब्लॉक की बात कर रही हूँ ना मेरा बेटा। मैम लोएस्ट डेंसिटी की बात कर रहा हूँ मैं। लोअर डेंसिटी तो स्कैंडियम की है ना। मैम 3D सीरीज में? हाँ, 3D सीरीज में जो लोएस्ट डेंसिटी है, सबसे कम डेंसिटी है, वो स्कैंडियम की है। और अगर मैं पूरे डी ब्लॉक की बात करूं तो उसमें हाईएस्ट डेंसिटी ओस्मियम की है। तुम्हें ये दो चीजें याद रखनी है, हाईएस्ट डेंसिटी इन डी ब्लॉक, और अगर क्योंकि तुम्हारे एनसीईआरटी में 3D का डेटा दिया हुआ है तो वो 3D का पूछेगा तुमसे, तो 3D में सबसे कम किसकी होती है, स्कैंडियम की होती है। क्लियर है? कभी Yes, भी ma'am. ध्यान रखना मेरा बेटा, DNF लोक में अपनी तरफ से कुछ सर्च करने मत लगना। आपको एनसीईआरटी में टेबल में जिस वाले उसका 3D सीरीज या 4D सीरीज जिसका डेटा दिया हुआ है, हमें उसको पढ़ना और उसको जस्टिफाई करना है। ध्यान रखना ये बात, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट एक ऐसा चैप्टर, इवन एनसीईआरटी की जब तुम लाइन बाय लाइन पढ़ोगे ना, वो भी लिखोगे कि ये बहुत कॉम्प्लेक्स है, हर एक एलिमेंट का जस्टिफिकेशन देना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट, ये एनसीईआरटी भी बोलता है। ठीक है, क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट में बहुत सारी एक्सेप्शंस है। क्लियर है ये वाली बात? तो इसीलिए जो जो पॉइंट्स एनसीईआरटी बोलती है और जिसका हम जस्टिफिकेशन दे सकते हैं, उसको तुम्हें बुलेट पॉइंट में लिखना है। जैसे ओस्मियम के बारे में नहीं बोल रही है एनसीईआरटी, तो बहुत ही मतलब लगा लो 5% चांस है वो तुमसे पूछेगा कि हाईएस्ट डेंसिटी किसकी होगी डी ब्लॉक में, बट लिख लो ओस्मियम की होगी। ठीक है, चलिए आगे चलूं। यस। चल, उसके बाद हम बात करेंगे मेरा बेटा आयनाइजेशन एनर्जी की। तो आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब हमने पढ़ा भी हुआ है पीरियोडिक टेबल वाले चैप्टर में, इवन पी ब्लॉक में भी मैंने तुम्हें बताया था। आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, कितनी तुम्हें एनर्जी देनी पड़ेगी टू रिमूव मोस्ट लूजली बाउंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन आइसोलेटेड गैसियस एटम। यही पढ़ते हो तुम लोग। तो हमारा इस हिसाब से, तो अगर मैं बात करूं इन जनरल, ध्यान से देखना ये बहुत इंपॉर्टेंट, और एनसीईआरटी बहुत अनचंद चीजें लिख रहा है इसमें, तो प्लीज ध्यान से देखना मैं क्या क्या पॉइंट्स तुम लोगों को लिखवा रही हूँ। इन जनरल तुम बोल सकते हो कि मैम लेफ्ट टू राइट तो साइज घटता है ना, ड्यू टू इंक्रीज इन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो उस हिसाब से तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए बेटा, बढ़ना चाहिए। कैन यू सी दैट, मतलब कैन यू ऑब्जर्व दैट? हाँ ये बात सही है ना, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए। क्या मैम ऐसा होगा, क्या कोई एक्सेप्शन होगी इसमें, या मस्त स्मूथली इंक्रीज होगा? तो आंसर इज स्मूथ। स्मूथ तो नहीं चलेंगी चीजें। चलो आपको एक बार दिखा देती हूँ कैसी चीजें चल रही है, इधर आना। क्या ये तुम्हें फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी दिख रही है 3D एलिमेंट्स की, मतलब 3D सीरीज? तो यहाँ पे तुम ध्यान से देखो, स्कैंडियम से टाइटेनियम, जैसे आप लेफ्ट टू राइट जा रहे हो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए, तो ये बढ़ गई, देखना। यस, बताओ ना, बढ़ गई ना? यहाँ तक तो सही चल रहा है ना, स्कैंडियम से टाइटेनियम, ध्यान से देखोगे सारे बच्चे। अब उसके बाद क्या होना चाहिए, टाइटेनियम से वेनेडियम बढ़नी चाहिए, लेकिन ये देखो क्या हुई, बोलो।
कम हो गई कम हो गई मैम, कम हो गई। लोचा है, लोचा है। फिर देखो फिर बढ़ गई, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं बढ़ी, देखो ना, लेकिन बढ़ी तो है। फिर बढ़ गई मैम, ये भी ठीक है, फिर बढ़ गई मैम, ये भी ठीक है, फिर देखो फिर घट गई। घबराना नहीं है तुम लोगों को। फिर देखो फिर घट गई, देख रहे हो, घट गई ना, और फिर बढ़ गई और फिर बढ़ गई। मैम ये तो बहुत ही भयंकर बहुत ही अजीब सा सिस्टम चल रहा है ये तो। डी ब्लॉक एलिमेंट्स का क्या है ये, हमें क्या करना है ये बताओ आप। तो आपको कुछ नहीं करना, एक्सेप्शन कहाँ आ रही है बस ये देखो। वेनेडियम में आ रही है, कोबाल्ट में आ रही है, और निकल में आ रही है। कहाँ आ रही है? इन 3D सीरीज जो एक्सेप्शन आ रही है, एक्सेप्शन आ रही है, वो कहाँ आ रही है मेरा बेटा? वेनेडियम, कोबाल्ट, निकल, इसमें आ रही है ना। अब मैम इसको याद कैसे करेंगे? याद करो इसको, आओ। वीना को नहीं देना पैसा, वीना को नहीं देना पैसा। कैसे याद करोगे? वीना को नहीं देना पैसा। वीना कौन है? वेनेडियम। को कोबाल्ट नहीं यानी निकल। हो पाएगा याद? वीना को नहीं देना पैसा, ये चैप्टर ही एक्सेप्शन है, ये लगा लो। वीना को नहीं देना पैसा, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये बहुत ज्यादा अजीबोगरीब तरीके से लिखा हुआ है। मैं तुम्हें एक ऑर्डर लिख के दे देती हूँ, हालांकि वो ऑर्डर पेपर में नहीं पूछेंगे, लेकिन फिर भी अगर तुम्हें मान लो ऑर्डर लिखना है अपनी नोटबुक में तो प्लीज आप लिख लीजिए, ठीक है। बेटा ये पढ़ना तो पड़ेगा, तुम छोड़ दो इस चैप्टर को और पेपर में आ गया ना सिंपल सा सवाल, रिग्रेट होगा, इसलिए पढ़ लो। तो यहाँ पे जो ऑर्डर है बेटा, फाइनल ऑर्डर जो मैं तुम लोगों के लिए लिख रही हूँ, ये पूरा आयनाइजेशन ऑर्डर का मतलब फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है। लिखो एक बार। स्कैंडियम की सबसे कम, वेनेडियम, क्रोमियम, टाइटेनियम, मैग्नीज, निकल, कॉपर, कोबाल्ट, आयरन, जिंक। जब तुम एनसीईआरटी से मैच करोगे तो ये ऑर्डर है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी का। आर्यन, संदीप, समृतिका, सिमरन, ऋषि इनएक्टिव हो। मैं ना तुम लोगों के कैमरे ऑन कराऊंगी मंडे से, ये याद रखना तुम लोग। मैम टेस्ट तो कल है। क्या? कोई बात नहीं, उसके बाद क्या टेस्ट नहीं होगा? आर्यन छोड़ दे बेटा फिर ये चैप्टर, फिर मेरे को मत कहना मैं मेरे 8 नंबर चले गए पेपर में से, और इसकी जगह आ गया ना केमिकल काइनेटिक्स से डिफिकल्ट सवाल, फिर उसके भी 4 नंबर जाएंगे, ये याद रखना तुम लोग। तो इसीलिए कोई बात नहीं, टाइम लगेगा बट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मैं ये भी, यहाँ पे आप लिख लो कि पेपर में ये ऑर्डर नहीं पूछेगा तुमसे, पेपर में ये ऑर्डर नहीं पूछेगा, बट मैंने एक तरीके से लिख दिया जो ये इन्होंने पूरा लिखा हुआ है, ये पूरा इस तरीके से है, मतलब इस तरीके से आयनाइजेशन एनर्जी जो है इंक्रीज हो रही है। मैम तो हमसे पूछेगा क्या? पहली चीज तुमसे पूछेगा एक्सेप्शन। अगर तुम्हें एक्सेप्शन पता है तो कैसे करोगे? वीना को नहीं देना पैसा, क्लियर है? वीना को नहीं देना पैसा यानी कि वेनेडियम, कोबाल्ट और निकल में एक्सेप्शन है, क्लियर है? अब एनसीईआरटी तो बहुत कुछ लिखती है, एनसीईआरटी तो बहुत कुछ लिखती है, हमें क्या करना है देखो। अब ध्यान से सुनते हैं हम किस किस का एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं बिना रटाए रटाए। तो सारे बच्चे ध्यान से देखोगे, यहाँ पे ध्यान से देखना, एक बार मैं थोड़ा सा इरेज कर रही हूँ इसको, देखो मेरा बेटा। अब यहाँ पे क्या है, तुम अगर नोटिस कर पा रहे हो 650 से 6, जिसका हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं उसी का ही देंगे, मतलब जिसका एनसीईआरटी में एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है उसी का ही हम एक्सप्लेनेशन देंगे अच्छे से। तो देखो ध्यान से, वेनेडियम से क्रोमियम आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ तो रही है लेकिन इतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रही, कैन यू सी दैट? इतनी ज्यादा नहीं बढ़ रही है, थोड़ा सा हल्का सा ही चेंज आ रहा है ना। और यहाँ पे देखो जिंक में काफी ज्यादा आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ गई है, देख पा रहे हो? तो हम लोग क्या लिखेंगे, सारे बच्चे लिखेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डालेंगे, सारे बच्चे डालो।
Important points of ionization enthalpy. Important points of ionization enthalpy. डाल लिया सभी ने? गौरव जी, कृतिका डाल लिया? सुनिधि, श्रुति? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे कि क्रोमियम हैज, लिखो, क्रोमियम हैज लो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। क्या ये मैं लिख सकती हूँ? हाँ या ना? Yes. मतलब बढ़ तो रहा है, इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं आ रहा, तो इसका क्या हम एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं? हाँ मैम दे सकते हैं। जितने भी आयनाइजेशन एनर्जी के सवाल होंगे वो कैसे तुम लोगों से सोल्व होंगे, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बाद सोल्व होंगे। तो क्रोमियम का होता है 24, क्या होता है इसका वैलेंस? 3d5 और 4s1, यही होता है। चलिए मैम ठीक है, अगर मैं इसका एक इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो क्रोमियम प्लस किस में चेंज हो जाएगा मेरा बेटा? 3d5 में हो जाएगा, विच इज हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन। हाँ या ना? यानी कि मेरा बेटा जैसे ही मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला 4s में से, मुझे 3d5 मिल रहा है। यानी कि अगर कोई चीज अपने आप को स्टेबल कर रहा है तो उसमें तुम्हें ज्यादा एनर्जी नहीं देनी पड़ेगी, देनी तो पड़ेगी लेकिन इतनी नहीं देनी पड़ेगी। यही रीजन है कि वेनेडियम के बाद 650 वेनेडियम में चल रही थी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, और सिर्फ 653 यानी कि बहुत ही कम एनर्जी देनी पड़ी क्रोमियम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन निकालते ही ये क्या बन रहा है बेटा? हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन रहा है। दे दी एक की एक्सप्लेनेशन हमने, बोलो। Yes, ma'am. नेक्स्ट लिखेंगे इंपॉर्टेंट Yes, पॉइंट, ma'am. सेकंड पॉइंट लिखेंगे कि क्रोमियम एंड कॉपर, लिखो, क्रोमियम एंड कॉपर acquire stable configuration that is D10 after the, लिखो सारे बच्चे, after the removal of, गर्भ जो कह रही हूँ वो लिख तो ले बेटा, after the removal of first electron, लिखो आगे, removal of second electron is quite difficult from D10। को मेरे पे विश्वास रख, इससे बाहर नहीं आएगा, जो मैं लिखवा रही हूँ सिर्फ वही पढ़ना है। कैसे मैम? एक बार देखना, अगर मैं क्रोमियम की बात करूं तो हमारे पास क्रोमियम प्लस कितना हो जाएगा? 3d5 हो जाएगा हाफ फील्ड। कॉपर प्लस क्या हो जाएगा मेरा बेटा? 3d10 हो जाएगा। तो जब तुम नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन डालोगे, यानी कि जब तुम सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करोगे, वो क्या होगी? ज्यादा होगी। क्यों ज्यादा होगी? क्योंकि अब तुम जब इलेक्ट्रॉन निकालोगे वो हाफ फील्ड यानी कि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन जो है 3d5 से निकालोगे, तो वहां पे निकाल पाना क्या होगा? डिफिकल्ट होगा। और सेम यहाँ पे भी जब तुम सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो D10 से निकालोगे, विच इज क्वाइट डिफिकल्ट, क्योंकि आप स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो वहां पे ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ेगी। तो आप बोल सकते हो कि सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम एंड कॉपर आर हाई। ठीक है जी, इसमें तो कुछ नहीं है रटने का, बताओ एक बार। तो ये 2 पॉइंट हो गए, आई होप साथ साथ लिख रहे हो। तीसरा पॉइंट मेरे बच्चे लिखेंगे सारे, लिखो, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर वेरी हाई। क्यों होगा मेरा बेटा? क्योंकि अगर मैं जिंक की बात करूं तो इसमें जो कॉन्फ़िगरेशन होती है आर्गन 18 4s2 3d10 होता है, तो यहाँ पे s वाला भी भरा हुआ है। तो अगर यहाँ से आप इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो आपको ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, इसलिए देखो उसका 906 पहुंच रहा है। ठीक है, बिकॉज रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम
फ्रॉम एस ऑर्बिटल इज क्वाइट डिफिकल्ट, मतलब ज्यादा एनर्जी तुम्हें देनी पड़ेगी, जिसकी वजह से जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, चाहे मैं जिंक की बात करूं, कैडमियम की बात करूं या मरकरी की बात करूं, वो ज्यादा होगी। तो आप देख भी पा रहे हो टेबल में, यहाँ पे देखो 906 है, ठीक है। चलिए इतना लिख लिया। चलिए और कौन से पॉइंट है, ये कौन से पॉइंट्स लिखवा रही हूं मैं, जो आपका एनसीईआरटी लिखता है बड़ी ही अजीब लैंग्वेज में, अपन उसको कंक्लूड करके लिख रहे हैं कि क्या क्या एनसीईआरटी बोलना चाह रहा है। फोर्थ पॉइंट क्या होगा यहाँ पे मेरा बेटा, जो फोर्थ पॉइंट एनसीईआरटी बोलती है वो बात करता है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ क्रोमियम और मैग्नीज की। तो हमें पता है लेफ्ट टू राइट साइज बढ़ता है इन जनरल, तो बेसिकली क्या होता है, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़नी चाहिए। तो स्कैंडियम तेरी विदाई करके मैं, तो देखा जाए तो मैग्नीज की ज्यादा होनी चाहिए एक्सपेक्टेड, यस और नो, हाँ या ना। लेकिन जो एक्चुअल ऑर्डर होता है, जो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी है, जो एक्चुअल ऑर्डर होता है वो ये होता है। मैम ऐसा क्यों? क्योंकि मेरा बेटा क्रोमियम होता है 3d5 4s1, तो जब तुम एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालोगे तो ये बन जाएगा 3d5, और अगर मैं मैग्नीज की बात करूं तो ये होता है 3d5 4s2, तो जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो ये बन जाएगा 3d5 4s1। देख रहे हो, अब तुम सेकेंड इलेक्ट्रॉन क्रोमियम में से कहां से निकाल रहे हो, 3d5 में से, यहाँ से निकाल रहे हो s में से, तो बताओ कहाँ पे ज्यादा डिफिकल्ट होगा? क्रोमियम को। अब तुम्हें आंसर पता चल गया होगा इसका। हाँ, D10 कॉन्फ़िगरेशन वाले सबसे ज्यादा स्टेबल होते हैं, फिर D5 वाले होते हैं, फिर जिनके पास एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं होता वो वाले होते हैं, ठीक है। ऑल राइट, ये हो गया क्लियर कि वाई क्रोमियम हैज हाईएस्ट सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी देन मैग्नीज, बोलिए। yes, ऐसे ही सेम तरीके से यू कैन एक्सप्लेन कि अगर आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ कॉपर की मैं बात करूं तो कायदे से जिंक की ज्यादा होनी चाहिए, एक्सपेक्टेड हमारा यही रहता है, क्योंकि साइज घटता है तो फिर हमारा क्या होना चाहिए, आपका आयनाइजेशन एनर्जी क्या होनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे जो एक्चुअल ऑर्डर है सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का एक्चुअल, वहां पे कॉपर की ज्यादा होती है, किससे, जिंक से ज्यादा होती है। ऐसा क्यों है तुम बता सकते हो? कॉपर में होता है, अगर मैं बात करूं कॉपर प्लस, तो ये होगा 3d10, और जिंक प्लस होगा मेरा बेटा 4s1 3d10। अब तुम जो सेकेंड इलेक्ट्रॉन है वो निकाल रहे हो 3d10 से, और यहाँ पे निकाल रहे हो s से। तो कॉपर वाले के केस में, यानी कि जब कॉपर प्लस बन जाएगा उसमें से जब तुम इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वहां पे क्या होगा, डिफिकल्ट होगा, बिकॉज आप फुल्ली फिल्ड जो स्टेबल है 3d10 उसमें से आप इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो ज्यादा एनर्जी आप लोगों को देनी पड़ेगी, ठीक है। इससे स्लो तो बेटा मैं नहीं पढ़ा सकती हूँ, तो प्लीज इसको साथ साथ लिखते जाओ। आगे चलूं? चलिए 6th पॉइंट लिखेंगे। ये पॉइंट्स है, आप भी प्लीज ऐसे ही लिखो, पैराग्राफ में लिखोगे तो दिक्कत हो जाएगी। फिर आप लिखो आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ थर्ड, मतलब थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी, ये ऐसे लिख लो। चलो, थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ Mn is greater than थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ आयरन। पहले लिख लो फिर समझाती हूँ। Mn की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है मेरा बच्चा 3d5 4s2। आई होप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको आती हो, नहीं आती तो गया ये चैप्टर, पानी हो गया ये, ठीक है आरुष, हर्षित। और अगर मैं आयरन की बात करूं, मुंह से भी बोल लो, थम्स अप दे रहे हो सारे के सारे, 3d5
3d 3d4s2. तो यहाँ पे देखो, अगर मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालती हूँ तो मेरे पास Mn जो प्लस बनता है दैट इज 3d5 4s1, और जब मैं एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालती हूँ तो जो Mn+2 बनता है मेरा बेटा दैट इज 3d5. सेम यहाँ पे भी अगर एक इलेक्ट्रॉन निकालती हूँ तो 3d6 4s1 बन जाएगा, और अगर मैं दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालती हूँ मेरा बेटा तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा मेरे पास 3d6 4s0. तो ये तो क्या हो गया, हाफ फिल्ड है, स्टेबल है, बोलो क्या कहते हो. yes तो आपको जो थर्ड इलेक्ट्रॉन जब आप निकालोगे मैग्नीज और आयरन से, तो किस केस में ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मैग्नीज में देनी पड़ेगी एज कंपेयर टू आर्यन. आर्यन बोल रही हूँ आयरन. ठीक है. तो यहाँ पे आप प्लीज लिख लीजिएगा, क्या लिखोगे, इधर आना, कि अगर मैं फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो वो तो आपकी आयरन की ही ज्यादा होती है. ठीक है. और अगर मैं सेकंड की बात करूं तो वो भी आयरन की ज्यादा होती है. लेकिन अगर मैं थर्ड की बात करूं तो वो किसकी ज्यादा होती है मेरा बेटा, मैग्नीज की ज्यादा होती है आयरन. और इसको तुम ऐसे भी लिख सकते हो. ठीक है, सेम है ये दोनों चीजें, समझ रहे हो ना. Yes, ma'am. तो आई होप ये पॉइंट्स लिख लिए. अभी बेटा खत्म नहीं हुआ है, थोड़े और पॉइंट्स भी हैं. ठीक है, चलिए एक और पॉइंट लिखिए यहाँ पे, 7th पॉइंट लिखिए मेरे बेटा, फिर आपको एनसीईआरटी की रीडिंग करवाती हूँ. लिखो, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ, ये हालांकि जो भी लिखवा रही हूँ ना वो ज्यादा पेपर में आया नहीं है, बट लिख लो. फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ 5d सीरीज आर हायर देन 3d और 4d सीरीज. सिर्फ फर्स्ट की बात कर रहा है एनसीईआरटी. सो अब अपने मर्जी के सेकंड और थर्ड पे मत जाना, क्योंकि ऑलरेडी चीजें कॉम्प्लिकेटेड है. एनसीईआरटी भी लिखते हैं ये चीज, जब पढ़ोगे दिख जाएगा. तो अब तुम खुद सोचो कि 5d सीरीज की क्यों रही होगी फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा. क्योंकि आपको पता है 5d से पहले किस में इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, 4f में, और 4f का होता है घटिया शील्डिंग इफेक्ट. तो न्यूक्लियस और वैलेंस शेल के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, ज्यादा या कम, बोलो बोलो जल्दी बोलो. ज्यादा होगा. ज्यादा होगा तो मतलब जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी देखने को मिली 5d सीरीज एलिमेंट की, वो ज्यादा देखने को मिली एज कंपेयर टू 3d और 5d. तो 4d तो मैं यहाँ पे लिख दूं, समझ जाओगे, ड्यू टू इंटरवेंशन ऑफ 4f इलेक्ट्रॉन. ठीक है, देखिए तो एक बार फटाफट ये लिख लो, लिख लिया. नाउ मूव टू एनसीईआरटी का हाईलाइट. ठीक है, देखना एक बार. इससे पहले ये अभी पढ़ने मत बैठना, इसको एक बार देख लो. अगर मेटल, मान लो मेटेलिक लैटिस है, सॉलिड में होगा वो, अगर आप उसको गैसियस में कन्वर्ट कर रहे हो तो मतलब आपको एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन देनी पड़ेगी, यस और नो. Yes. ठीक है मैम. और अगर मान लो, क्योंकि आप लोगों को ये भी पता है ना, जब हम आयनाइजेशन एनर्जी की बात करते हैं वो किस केस में करते हैं, आइसोलेटेड गैसियस एटम में, तो आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा. क्योंकि गैसियस फेज में क्या होता है, दूर दूर होते हैं. ठीक है, अगर पास पास होंगे तो उनको अलग करने के लिए आपको अलग एनर्जी देनी पड़ेगी, तो इसलिए पहले उसमें चेंज कर लो.
अगर मान लो इसको M+ में लेके जाना है तो आयनाइजेशन एनर्जी 1 देनी पड़ेगी मतलब, और अगर इसको +2 में चेंज करना है तो आयनाइजेशन एनर्जी 2 देनी पड़ेगी। यस और नो, बस सारा इसी का खेल है पूरी डी ब्लॉक। रिज्वाइन कर लो, सबको दिख रही है मेरी स्क्रीन? Yes. यस Yes. मैम। ठीक है, एक बार आदर्श Ma'am. rejoin कर लो। एक बात बताओ, सोच के बताना, अगर मैं बोलूं कोई M+M+2 में कब जाना चाहेगा आसानी से, जब कम एनर्जी देनी पड़ेगी? यस और नो? मतलब अगर कोई चीज M+2 में ज्यादा स्टेबल है तो यू हैव टू सप्लाई लेस अमाउंट ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी टू, और अगर मान लो M+2 में नहीं स्टेबल है तो मतलब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उसको लेके जाने के लिए। यस और नो? तो इसी का ही खेल है सारा। अब देखो एक बार मेरे कहने पे इसको रीड करके देखो। आदर्श मैं कह रही हूँ, अगर मान ले बेटा कोई तुम्हारा जो मेटल है वो +1 में है, अगर मान लो वो आसानी से +2 में जा सकता है, मतलब अगर वो +2 में स्टेबल है तो कम एनर्जी देनी पड़ेगी, अगर स्टेबल नहीं है तो ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, यही बोलो। एक बार मेरे कहने पे ये पढ़ के देखो, नहीं समझ में आएगा तो मेरे को तुम तब भी बोल सकते हो, मैं दोबारा एक बार खुद रिपीट करूंगी इसको। 2 मिनट लो, इसको फटाफट पढ़ो बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट इसके बाद का टॉपिक है, फिर भी पढ़ लो तुम। कोई बात नहीं, अगर आधा भी समझ में आ रहा है तो इट्स ओके, एक बार पढ़ लो। गौरव पढ़ रहे हो बेटा? नैतिक? यस मैम। सो मत जाना प्लीज। Yes. सिमरन? ऋषि? यस यस क्योंकि ना फिर तुम लोग सवाल गलत करते हो, तुम लोग अगर क्लास में कुछ और पढ़ रहे हो ना तो डीपीपी में सवाल गलत करके सोल्व करके भेजोगे मेरे को। आया थोड़ा बहुत समझ में आया या कुछ ही नहीं आया? कुछ कुछ तो आया होगा भी, 10%, 20%, 30%। स्टार्टिंग का स्टार्टिंग का आ गया, नीचे वाले का नहीं आया। ठीक है, चलो आओ। वो क्या बोल रहा है, लोवेस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है इनकी +2 होती है। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक है कि सब इनकी जो लोवेस्ट जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो +2 होती है। वो कह रहे हैं टू फॉर्म द M+2 फ्रॉम द गैसियस एटम द सम ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी इज रिक्वायर्ड इन एडिशन टू द एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ये ठीक हो गया। अगर तुम्हें मेटल से M+2 का सफर तय करना है तो तुम्हें क्या क्या चाहिए? एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड फर्स्ट और सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए होगा। हाँ या ना? इतना क्लियर हुआ? चलिए, फिर उसके बाद वो क्या बोलता है, इसके बाद बोलता है द डोमिनेट टर्म is the second ionization enthalpy which show unusually high for chromium and copper। यही तो बताया कि क्रोमियम और कॉपर के लिए जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो ज्यादा है। क्यों? बिकॉज आफ्टर द रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन दोनों ही D5 और D10 बना लेंगे। अब इसमें से तुम सेकेंड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। यही तो बताया मैंने। फिर वो कह रहे हैं कि द वैल्यू फॉर जिंक इज करस्पॉन्डिंग लो एज द आयनाइजेशन causes the removal of 1s इलेक्ट्रॉन which result in formation of D10। मतलब ये कह रहे हैं कि अगर मैं जिंक के सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं तो वो कम होगी। क्यों? क्योंकि अगर तुम जिंक में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो वो क्या बन जाएगा? 4s13d10 बन जाएगा, और जब तुम दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालोगे तो वो 4s में से निकलेगा। मतलब तुम्हें कम एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बन रही है। क्या क्लियर हो गया यहाँ तक? अरे बोल दो। यस मैम। यस मैम शुक्र, Yes, ma'am. बहुत ही बढ़िया। ठीक है, आगे क्या बोलता है? आगे क्या बोलता है?
The trend in third ionization enthalpy is not complicated by 4s orbital factor and shows the greater difficulty of removing D5, Mn2+ और Zinc2+. ये मैंने बता दिया. अगर तुम Zinc2+ लेते हो तो वो D10 बन जाएगा, Mn+2 लेते हो तो D5 बन जाएगा. तो अब अगर तीसरा इलेक्ट्रॉन तुम यहाँ से निकालोगे तो वो क्या होगा? डिफिकल्ट होगा, क्योंकि आप D5 से निकाल रहे हो, यहाँ पे D10 से निकाल रहे हो, 4s वाला फैक्टर यहाँ पे नहीं प्ले कर रहा हो. ये भी क्लियर हो गया. तो इसीलिए थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या है? ज्यादा है. हाँ या ना? उसके अलावा क्या बोलता है कि कॉपर, निकल और जिंक के लिए थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होती है. क्यों ज्यादा होती है? सोचो क्यों ज्यादा होती है? जिंक में क्या है, जब वो +2 में होगा तो D10 में होगा, निकल +2 में वो D8 में होगा, और कॉपर +1, अगर मैं कॉपर में से एक इलेक्ट्रॉन निकालूं तो वो D10 हो गया. ऑलरेडी सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ी है, तो सोचो थर्ड के लिए कितनी देनी पड़ेगी? यस और नो? तो इसलिए वो कह रहे हैं कि कॉपर, निकल और जिंक के केस में जो थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा है. इसीलिए निकल और कॉपर और जिंक रेयरली ही 2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे. मतलब आपको कॉपर +3 नहीं दिखेगा कभी, आपको जिंक +3 नहीं दिखेगा, निकल दिखेगा तो सही +3 +4 में, लेकिन उसको डिफिकल्ट है बना पाना. ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? एनसीईआरटी लिखती है डिफिकल्ट टू ऑब्टेन. कॉपर +3 तो नहीं होगा, जिंक +3 नहीं होगा, निकल हो तो जाएगा, +3 में मिल जाएगा, +4 में भी उसके कंपाउंड्स होते हैं, लेकिन इट इज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन. व्हाई डिफिकल्ट टू ऑब्टेन? बिकॉज द थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी इनके लिए ज्यादा होती है. ठीक है जी, अब बताओ, अब समझ में आया या नहीं आया? अगर मैं हिंदी में इसका मैंने ट्रांसलेशन कर दिया, अब समझ में आ रहा है? यस मैम. यस मैम. तो ऐसे पढ़नी है एनसीईआरटी. कभी अपने पास टाइम हुआ ना तो एक काम करेंगे, क्लास ऐसी लगा लेंगे जिसमें मैं इसकी पूरी एनसीईआरटी पढ़वा दूंगी तुम्हें, ऐसी करके. ठीक है, अगर अपने को आगे कभी टाइम मिलता है तो. ठीक है, चलिए आइए, अब हेडिंग डालिए ऑक्सीडेशन स्टेट. हेडिंग डालिए मेरा बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट. ऑक्सीडेशन स्टेट का मतलब क्या होगा? देखो, अगर मैं बात करूं, जो आपके डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं वो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाते हैं. मतलब ऐसा नहीं है कि एक ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएंगे या 2 दिखाएंगे, 2 से ज्यादा भी दिखाते हैं. हाँ, कुछ एक्सेप्शंस हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द आपके जो डी ब्लॉक एलिमेंट है वो 1 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो दिखाते हैं. ऐसा क्यों होता है मेरा बेटा? क्योंकि आपको पता है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होते हैं. अगर मैं बात करूं इनके इलेक्ट्रॉन की, आउटर मोस्ट शेल है ये आपका, और N-1d है इसका पेनल्टीमेट शेल है ना? यही करते हो आप. तो जो इलेक्ट्रॉन NS में है वो पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन में, और साथ ही साथ जो N-1d में है वो भी पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्डिंग में. तो जिसकी वजह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इनकी क्या होती है? ज्यादा भी होती है और वेरिएबल भी होती है. वेरिएबल मतलब समझिए, 1 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वो शो करते हैं. गेटिंग माई पॉइंट? देखो एक बार, ठीक है. अगर मैं इनके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो यानी कि सिर्फ NS वाले इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं. अगर मैं कह रही हूँ कि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो मतलब NS के साथ साथ N-1d यानी कि इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स है वो भी क्या कर रहे हैं? पार्टिसिपेट कर रहे हैं. तो एक बार मैं तुम्हें एनसीईआरटी दिखाना चाहती हूँ. कैन यू सी दैट? देखना इधर, देखो इधर, स्कैंडियम से लेकर जिंक तक 3D सीरीज की मैं बात कर रही हूँ. तो आप देख पा रहे हो कितने वैरायटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट ये शो कर रहे हैं. टाइटेनियम देखो +2 +3 +4 में जा रहा है. वैनेडियम भी +5 तक दिखा रहा है. क्रोमियम +6 तक जा रहा है. ठीक है, मैग्नीज +7 तक जा रहा है. ठीक है, आयरन भी जा रहा है +6 तक, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक. मैम इसको याद करना है क्या? देखो, इसको याद करने का बड़ा एक सिंपल सा तरीका है. तुम मैग्नीज पे खड़े हो जाओ, वो 7 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाता है. कैसे दिखाता है अभी बताऊंगी मैं. तो जैसे तुम इधर की साइड जाओगे, देखो 7 6 5 4 3 ऐसे याद कर सकते हो.
कि मैग्नीज की मैक्सिमम 7, क्रोमियम में 6 तक, वेनेडियम में 5 तक, टाइटेनियम में 4 तक, स्कैंडियम सिर्फ +3 दिखाता है। और यहाँ पे उल्टा जाओ, यहाँ पे 6, 5 तो वैसे ही नहीं है, यहाँ पे 4, 4, 2, 2। तो आप बस मुझे ये बताओ, क्या तुम्हें ये दिख रहा है कैसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट कर रहे हैं बहुत सारी? देखो, ठीक है। अब तुम खुद सोचो, पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ, थोड़ा बहुत समझा देती हूँ। मैग्नीज की 7 ऑक्सीडेशन स्टेट वो कैसे शो करता है, क्योंकि मैग्नीज में होता है 3d5 4s2, तो यानी कि NS वाले इलेक्ट्रॉन भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं और ये 5 भी कर रहे हैं, तो देख पा रहे हो, इसलिए 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ये भी शो कर रहे हैं। जबकि पी ब्लॉक एलिमेंट में 2 का डिफरेंस आता था, याद करो, अभी तुम्हें पढ़ा के भी हटी हूं मैं, जबकि इसमें क्या है, 1 का ही आ रहा है डिफरेंस, है ना। और स्कैंडियम भैया जी जो है उनका सिर्फ +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में वो होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि स्कैंडियम में क्या होता है, इधर आओ, लिखवा दूंगी सारी चीजें। स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर होता है 21, स्कैंडियम पहला ही होता है, तो इसमें क्या होता है 4s2 3d1। तो एक बात बताओ, जब ये एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा तो क्या बन जाएगा, 3d1 4s1, यस और नो? दूसरा निकालेगा तो क्या बन जाएगा, 3d1 बन जाएगा। और जब एक और निकालूंगी तो ये बन जाएगा d0 में। तो ये कहता है भाई मैं d0 में रह के खुश हूँ, मेरे को नहीं चाहिए। जैसे इसका एक इलेक्ट्रॉन बचेगा, ये कहेगा भाई मैं खुश नहीं हूँ उसमें, ये अपना एक देने के लिए भी तैयार है, क्योंकि +3 में आने के बाद ये क्या बना रहा है, d0। इसीलिए ये स्कैंडियम की वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं होती, वो सिर्फ +3 दिखाता है, पहली चीज। दूसरी चीज, जिंक सिर्फ +2 में होता है, ये तो मैंने अभी बताया भी तुम्हें पीछे, ठीक है। जिंक की जो मोस्ट मैं बोलूंगी, जिंक जो है +1 नहीं दिखाएगा, +3 नहीं दिखाएगा। क्यों? क्योंकि जिंक +2 में ये क्या है, 3d10 है। खुश है ना, इसमें खुश है, इसीलिए ये +3 भी नहीं दिखाता है, ठीक है। कॉपर की मोस्ट कॉमन +1 +2 होती है, निकल की +2 होती है, +3 +4 में मिलते हैं कंपाउंड्स, लेकिन डिफिकल्ट होता है मिलना, ठीक है। और देखो आयरन की +6 तक जा रही है, तुम्हें इतना ध्यान रखना है जैसे मैंने याद करवाया है। अब देखते हैं एनसीईआरटी क्या बोलती है। तो अब तक मैंने तुम्हें क्या बताया, अगर तुमसे कोई पूछे 3D सीरीज में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी होती है, तो आंसर क्या दोगे, मैग्नीज की। तुमसे कोई पूछे कि 3D सीरीज में कौन से ऐसे एलिमेंट हैं जो अपने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं दिखाते, तो तुम क्या बोलोगे, स्कैंडियम और जिंक। क्लियर है? बोलो हाँ या ना। यस मैम। ठीक है। और अगर Yes, मैं ma'am. ये पूछूं टाइटेनियम में सबसे स्टेबल कौन सी है, उसमें +4 होते। क्यों? क्योंकि अगर तुम देखोगे टाइटेनियम 4 में क्या होते हैं, d0, तो ये d0 में खुश रह के खुश है। वो कहता है भाई मेरे को नहीं चाहिए d1, मुझे नहीं चाहिए, मैं 4 में रह के खुश हूँ। तो टाइटेनियम +2 +3 +4 तीनों दिखाता है, बट +4 इज मोर स्टेबल, ये एनसीईआरटी भी बोलती है, ठीक है। चलिए अब मैं तुम्हें एनसीईआरटी दिखाती हूँ क्या कहती है, तो आप लोग भी लिखते जाएंगे, मैं तो लिखा ही हुआ है यहाँ पे, ये एनसीईआरटी की ही लाइन है। देखो वो कह रहे हैं द एलिमेंट विच गिव द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट अकर इन और नियर द मिडल ऑफ सीरीज। कैन यू ऑब्जर्व दिस, कि मिडल ऑफ सीरीज में जाके सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट है, देखना एक बार। Yes. ठीक है, इसका रीजन क्या हो सकता है, वाई? क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, हाँ या ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं। और जैसे ही आप मैग्नीज के बाद जाओगे तो पेयरिंग होना चालू हो जाएगी ना, क्योंकि यहाँ पे 3d5 है, यहाँ पे 3d6 है, तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली पेयरिंग होना चालू हो जाएगा ना। तो इस वजह से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कम हो रहे हैं, तो देखो ना वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत ज्यादा नहीं दिखा पा रहा है। तो यही एनसीईआरटी बोलती है। मैग्नीज फॉर एग्जाम्पल एग्जिबिट ऑल द ऑक्सीडेशन स्टेट +2 to +7, मोस्ट कॉमन इनकी +2 होती है। द लेसर, रीजन क्या बोला, इधर आओ, द लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट एट द एक्सट्रीम एंड from either too few electrons to lose or share or too many d electrons to share। क्या बोल दिया मैम इसने, देखो अगर मैं
ये वाले यहाँ की बात करूं, यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन ही कम है, तो उसके पास शेयर करने के लिए इलेक्ट्रॉन भी कम है। गेटिंग माई पॉइंट? अगर मैं एक्सट्रीम यहाँ चली जाऊं, राइट की साइड चली जाऊं, तो इलेक्ट्रॉन तो बहुत है लेकिन उनकी पेयरिंग हो गई है, जिसकी वजह से वो ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा नहीं पा रहे हैं। देख पा रहे हो? अब पढ़ो एनसीईआरटी की लाइन क्या बोलती है। द लेसर नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट किस वजह से हो सकता है? या तो उनके पास बहुत ही कम इलेक्ट्रॉन है देने और शेयर करने के लिए, एग्जांपल बोल रहे हैं स्कैंडियम और टाइटेनियम, या उनके पास बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, लेकिन फ्यूअर ऑर्बिटल ही अवेलेबल है जिसमें वो शेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि पेयरिंग होना चालू हो गई ना। फॉर एग्जाम्पल कॉपर और जिंक, ये बोलते हैं एनसीईआरटी, ठीक है। मैं बोल रही हूं अगर मैं राइट हैंड साइड जाऊंगी तो तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन ही कम है तो ऑक्सीडेशन स्टेट कम शो करेंगे। अगर मैं राइट हैंड साइड चली जाऊं, लाइक कॉपर जिंक निकल के केस में जाऊं, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन तो है लेकिन उतने नहीं है, ऑर्बिटल्स ही अवेलेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पेयरिंग होनी चालू हो गई ना मेरा बेटा, देख रहे हो, पेयरिंग होना चालू हो गई। निकल में 3d8 होता है तो सिर्फ 2 ही आपको अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, ठीक है। तो ये लिखती है एनसीईआरटी। हुआ क्लियर? यस मैम। यस मैम। ठीक है। उसके बाद ये लिखा हुआ है स्कैंडियम जो +2 में है इज वर्चुअली अननोन, ठीक है। मतलब यहाँ पे आप बोल सकते हो जो स्कैंडियम की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट दिखने को मिलेगी, +3 ही देखने को मिलेगी। फिर कह रहे हैं कि टाइटेनियम 4 इज मोर स्टेबल देन टाइटेनियम 3 और टाइटेनियम 2 विच आई ऑलरेडी एक्सप्लेन, ठीक है। उसके अलावा ओनली ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ जिंक इज +2 बिकॉज नो डी इलेक्ट्रॉन्स आर इन्वॉल्व। क्यों नहीं है इन्वॉल्व? क्योंकि D10 है, इसीलिए वो बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उसके अलावा तुमसे पूछ सकता है पूरे डी ब्लॉक में किसकी सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो ओस्मियम और रुदेनियम की होती है +8 अमंग ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट्स। पूछा नहीं है कभी बट लिख लो एक्स्ट्रा पॉइंट। अभी भी पूछ लो जो लाइन समझ में नहीं आई, फिर मेरे से तुम फिर पूछोगे, पूछते ही नहीं हो वैसे तो, पूछ लो फिर भी अगर इसमें से कोई लाइन क्लियर नहीं हुई है तो। नहीं तो फिर यूट्यूब का सहारा लोगे। चलो, वैसे तुम लोगों के पास टाइम नहीं होता ना, इसीलिए कह रही हूँ प्लीज पढ़ लो ताकि बाद में चीजें भूल ना जाओ। अभी नहीं लिखोगे तो फिर आपको फिर क्या कहते हैं, फिर अपने कहीं और से नोट्स बनाने पड़ेंगे। बेटर है कि सीख लो, ठीक है। फिर आगे देखो, फिर यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला है, वो कह रहे हैं पी ब्लॉक में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा फेवर होती थी ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। ये तो मैम आप अभी पढ़ा के आए हो कि पी ब्लॉक में जो नीचे जाते जाते वक्त लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती थी इनर्ट पेयर इफेक्ट की वजह से, याद है। लेकिन डी ब्लॉक में इससे उल्टा है, डी ब्लॉक में हायर ऑक्सीडेशन स्टेट, देखो क्या लिखा हो, आर फाउंड टू बी मोर स्टेबल। मतलब फाउंड टू बी का मतलब क्या है, एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि जो नीचे वाले हैवियर मेंबर होते हैं उसमें हाईएस्ट ऑक्सीडेशन मतलब हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल होती है। जैसे मान लो अगर मेरे पास क्रोमियम है, मोलिबेल्डियम है और टंगस्टन है, ठीक है, तो मोलिबेल्डियम की 6 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट और टंगस्टन की 6 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा स्टेबल है क्रोमियम वाले से। इसलिए बोला गया है कि जो क्रोमियम अगर +6 में है तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है, ठीक है। पोटेशियम डाइक्रोमेट तुमने सुना होगा, नहीं सुना तो कोई बात नहीं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब क्या होता है, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करे और खुद को रिड्यूस करे। तो क्रोमियम की मैक्सिमम +6 है तो इससे वो कम कर सकता है ना, हाई है ना, जा सकता है ना 3 में 2 में।
और जबकि मोलिबेल्डियम और टंगस्टन 6 वाले में ज्यादा स्टेबल है। तो ये किसकी तरह बिहेव करेंगे? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह नहीं कर सकते क्योंकि इनकी है ही 6। तो यानी कि यहाँ पे आप कुछ नहीं लिखोगे, यहाँ पे आप ये लिख सकते हो नोट अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, है ना, क्योंकि स्टेबल है तो क्यों रिड्यूस करना चाहेंगे। तो एनसीईआरटी यही लिखता है कि अगर क्रोमियम 6 है तो डाइक्रोमेट होता है आपका बेसिकली ये, तो एसिडिक मीडियम में स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यहाँ पे बिहेव करता है। अभी आप यही ध्यान रखो, अगर क्रोमियम +6 में तो वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, जबकि जो मोलिबेल्डियम का ऑक्साइड है और जो टंगस्टन का ऑक्साइड है वो इतने अच्छे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट मेरा बेटा नहीं होते हैं। ये तो बात समझ में आ गई होगी ऐसा क्यों है, क्योंकि मोलिबेल्डियम और टंगस्टन अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में ज्यादा स्टेबल है। ठीक है, बोलो आदर्श, ठीक है, सक्षम, कृष्णा, राहुल जी, सुजान, आर्यन, संदीप, सुमित तो पक्का कुछ और पढ़ रहा है आज, आई एम 100% श्योर। नो मैम। देखो तुम्हारी आवाज में भी वो है कि हाँ मैम, बोलना हाँ मैम चाहते हो लेकिन निकल ना मैम रहा है क्योंकि मैं सामने बैठी हूँ। इधर आओ, और देखो पन्ने पलटने की भी आवाज आई अभी मुझे, इधर आओ। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है? लो, कोई बात नहीं बेटा, कोई नहीं, आने दो, डीएनएफ लोग का भी टेस्ट आएगा, फिर तुम्हें पकड़ पकड़ के पीटूंगी मैं। लो ऑक्सीडेशन स्टेट आर फाउंड, ये वाला जो पॉइंट है ये हम कोऑर्डिनेशन में पढ़ेंगे, लिख भी लो, मैम कोऑर्डिनेशन में डिस्कस करेंगे क्योंकि अभी पढ़ाया तो समझ वैसे नहीं आएगा, ठीक है। बस हाँ, लेकिन ये ध्यान रखना कि जो मेटल है वो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में भी मिलते हैं। अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो निकल की 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पे आयरन की बात करूं तो 0 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ठीक है। तो ये मैं तुम्हें कोऑर्डिनेशन में पढ़ाऊंगी मेटल इन कार्बोनिल वाले टॉपिक में, तो इसको सिर्फ लिख के छोड़ देना, ठीक है। लिख लिया? ठीक है। क्या ये एनसीईआरटी की स्निपिंग है समीर? हाँ मैम है। तो मैम क्या बताना चाहते हो आप इसमें हमें? मैं उसमें तुम्हें ये बताना चाहती हूँ कि एलिमेंट्स की अगर मैं बात करूं हाइयर ऑक्सीडेशन से, देखो ध्यान से सुनना, जितने भी आपके ट्रांजिशन मेटल है अगर वो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो पक्का वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ हाई ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहे होंगे, बिकॉज दोनों ही इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ऑलराइट, तो वो हाई ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकते हैं। अगर मैं टाइटेनियम की बात करूं तो एक्स क्या है यहाँ पे? फ्लोरीन से आयोडीन हो सकता है, कुछ भी देख पा रहे हो आप सभी बच्चे? देख रहे हो? और जो x3 है, मतलब x के ऊपर जो 3 है, तुम्हें रटना नहीं आ रहा है, ये याद नहीं करना, सिर्फ समझ लो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। अगर x के ऊपर 3 है तो x3 का क्या मतलब है कि क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, मतलब फ्लोरीन नहीं हो सकता। मतलब ये नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि फ्लोरीन तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, उसके साथ तो ये हाई ऑक्सीडेशन स्टेट दिखाएगा, तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट इसलिए फ्लोरीन के साथ वो नहीं दिखा रहा। दैट इज व्हाई एनसीईआरटी लिखती है क्लोरीन से आयोडीन हो सकता है। तो आप देख रहे हो टाइटेनियम की मैक्सिमम +4 तक जा रही है, क्रोमियम इधर देखो, वेनेडियम की मैक्सिमम देखो +5 तक जा रही है। कैन यू सी दैट? बस इतना ही तुम्हें देखो। क्रोमियम की देखो फ्लोरीन के साथ +6 तक जा रही है, देखो जी, देखो देखो देखो, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट क्रोमियम की सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही है, वेनेडियम की भी हायर सिर्फ फ्लोरीन के साथ ही है, देख पा रहे हो? आगे आओ। अगर मैं मैग्नीज की बात करूं, मैग्नीज की देखो, अगर मैग्नीज यहाँ पे +4 में है तो जब वो फ्लोरीन के साथ जुड़ा हुआ है तो वो +4 दिखा रहा है, ठीक है मैम। लेकिन मैग्नीज की तो आपने बोला था +7 है, बोला था ना मैंने मैम, मैग्नीज की तो +7 है, तो ये फ्लोरीन के साथ नहीं बना सकता। MnF7 इज नॉट अ स्टेबल, नहीं है ये MnO3 है, इसमें ये मिल जाएगा +7। मतलब ऑक्सी, अगर देखो दो बातें हैं, एक तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जो ट्रांजिशन मेटल है वो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ ही दिखाते हैं। अगर बहुत ज्यादा मतलब और हायर ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो ऑक्सीजन के साथ होती है,
ठीक है, क्यों होती है? क्योंकि ऑक्सीजन जो है डबल बॉन्ड बनाता है ना, मल्टीपल बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी रखता है, इसीलिए वो दिखा पाता है। अभी बताऊंगी आगे जाके। आयरन देखो +2 और +3 में मिल रहा है, कोबाल्ट भी +2 +3 में, निकल देखो +2 में मिल रहा है उसका हैलाइड, कॉपर भी देखो +2 +3 में, और जिंक +2 में। तो कैन यू सी दैट जैसे ही आप मैग्नीज से बियॉन्ड जा रहे हो तो ज्यादा वेराइटी ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैलाइड्स, मतलब ज्यादा वेराइटी वाले आपको जो है ट्रांजिशन मेटल हैलाइड्स नहीं मिल रहे हैं। देख पा रहे हो, आयरन यहाँ पे +2 +3 दिखा रहा है, कोबाल्ट भी, निकल +2 वाला हैलाइड दिखा रहा है, कॉपर और जिंक में भी नहीं मिल रहा है ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट वाले हैलाइड। ठीक है, तो बस इसमें मैंने सिर्फ ये सिखाना चाहा है कि ताकि अगर आप टेबल देखो तो आपको समझ में आए कि यहाँ पे क्या दिया हुआ है। तो इनकी ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट दे रखी है, तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन के साथ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट ये दिखाते हैं। देखो यही एनसीईआरटी लिखती है मेरा बेटा, मैंने तुम लोगों के लिए पॉइंट्स बना दिए हैं यहाँ पे, देखना। द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आर अचीव इन टाइटेनियम टेट्राहैलाइड, TiX4 है, ठीक है जी। और वेनेडियम में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट फ्लोरीन के साथ है, और क्रोमियम में किसके साथ है मेरा बेटा? फ्लोरीन के साथ है। ठीक है, देखो एक बार, ठीक है, हाँ या ना? Yes. Yes. फिर कह रहा है कि +7 स्टेट फॉर मैग्नीज इज नॉट रिप्रेजेंटेड इन सिंपल हैलाइड। हाँ मैम, फ्लोरीन के साथ तो वो मैक्सिमम +4 में ही आ रहा है, लेकिन बट MnO3F इज नोन। यहाँ पे अगर तुम ध्यान से देखोगे, एक सेकंड मैं ना इसको थोड़ा सा दिखा देती हूँ, तुम समझ जाना, ये ना सबस्क्रिप्ट में है, ठीक है, क्योंकि वो जब मैंने टाइप किया तो फिर वो ऐसे आया। ठीक है, तो यहाँ पे Mn देखो ना किसमें, +7 में नहीं है, हाँ वेनेडियम में +5 में बेटा, +7 में है। और अगर तुम Mn के बाद वाले मेटल देखो तो कोई भी मेटल जो है ट्राई हैलाइड नहीं है, सिर्फ इन दोनों को छोड़ के। देखना एक बार, नजर मारो, नजर मारो, सिर्फ इन दोनों को छोड़ के, देख रहे हो? यही एनसीईआरटी लिखती है, यही एनसीईआरटी लिखती है, ठीक है। अच्छा, एनसीईआरटी ने इसका रीजन भी दिया हुआ है कि जब कोबाल्ट बेसिकली फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बना रहा है तो एबिलिटी ऑफ फ्लोरीन टू स्टेबलाइज द हाई ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यू टू ईदर हाई लैटिस एनर्जी, या तो इनकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होगी, समझ रहे हो, मतलब इनके लैटिस को ब्रेक करने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी, इसलिए ज्यादा स्टेबल है। और अगर मैं VF5 और CrF6 के टर्म्स में बात करूं तो ये क्या है? हायर बॉन्ड एंथैल्पी है फॉर द हायर कोवेलेंट कंपाउंड। मतलब इन दोनों की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करती है एनसीईआरटी बॉन्ड एनर्जी की टर्म्स में, मतलब ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, और इसकी स्टेबिलिटी एक्सप्लेन करती है ऑन द बेसिस ऑफ लैटिस एनर्जी। हाँ या ना? देखो एक बार, तुम्हारा काम आसान कर रही हूं मैं Yes. ताकि तुम मत्था ना मरो एनसीईआरटी में इतना। एक्सप्लेनेशन दे रखी है, क्या ये पेपर में आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है, 200% आ सकता है। तो COF3 के केस में लैटिस एनर्जी वाला फैक्टर बोला है, VF5 और CrF6 में बॉन्ड एंथैल्पी वाला फैक्टर बोला है, ठीक है। बाकी मैं कल कराऊंगी, क्वेश्चन कर लेते हैं कुछ, करना। तुम्हें ना डीपीबी में कुछ, वैसे डीपीबी में एक काम करूंगी, आज नहीं देती हूँ मैं, मंडे को दे दूंगी, ठीक है। डीपीबी में कुछ क्वेश्चन ऐसे जो तुमसे नहीं बनेंगे, क्योंकि मैंने अभी 1-2 टॉपिक नहीं कराया ना, टाइम हो गया, तो उससे रिलेटेड सवाल है उसमें। तो पहले ये वाला करो, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कोई भी बच्चा चैट में नहीं लिखेगा, मैं बता रही हूँ, सारे बच्चे हैंड रेस करेंगे। अब पता चल जाएगा कितने बच्चे सुन रहे थे मेरी बात। वेरी गुड कृष्णा, वेरी गुड आर्यन, प्रिंस, सुमित, आदर्श, श्रुति। बाकी बच्चे रिया, ध्रुवी, स्मृतिका, मनीषा, अंजलि, वेरी गुड शाजिया। स्मृतिका आप बताओ,
सिर्फ 15 बच्चे हैं क्लास में, क्यों भाई? बाकी लोग, ऋषि आप तो गायब हो। ध्रुवी आप भी, रिया आप भी। हाँ जी बताओ इसका आंसर क्या होगा, चैट में बताओ ना जल्दी। हाथ क्यों खड़ा किया फिर मैम 8 जब नहीं पता तो? कृतिका बताओ इसका आंसर। हाँ हाँ बताओ। मैम 8 मैम बी क्यों 8 बोल रहे हो सक्षम? हाँ अब दूसरों का देख के ए हो रहा है तुम लोगों का। इधर आओ, ये तो ठीक है ना, स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है इससे, क्योंकि ये तो रिड्यूस होना चाहेगा। क्रोमियम +6 ज्यादा स्टेबल होती है, चार्टा लगा दूं तुम लोगों को, अभी पढ़ाया मैंने। हैवियर मेंबर की ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, क्लास में ही नहीं सुनते तुम। क्या मैं एक्सपेक्ट करूं, तुम केमिकल काइनेटिक्स याद होगा? ये भी मैंने नहीं कराया, ये नहीं कराया है ना, इसको मत करना, ये करो। तो ऐसे सवाल भी आ सकते हैं शिफ्ट में, अगर आप लोगों की किस्मत अच्छी हुई तो। अंजलि आप बताओ। मैम ऑप्शन बी। मैग्नीशियम है ना, +7 तक जाती है उसकी। ये बताओ, चलो एक और आ गया क्वेश्चन। The element which shows only one oxidation state other than its elemental form. वेरी गुड, करो करो, हैंड रेस करो। ये देखो P4 डन ना। आरुष आप बताओ। मैम स्कैंडियम। वेरी गुड, ठीक है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे। डीपीपी देखती हूँ मैं, कल शेयर कर दूंगी। वैसे मैंने बना लिया डीपीपी, उसमें से जो नहीं करने होंगे मैं बता दूंगी, मत करना, ठीक है। तो वो अभी तो टेस्ट की करना प्रिपरेशन, क्योंकि ये वाला पोर्शन रह गया बेटा, है ना थोड़ा सा। चलिए ठीक है, तो एक बार मैं फटाफट बता दूं क्या करवाया मैंने, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से। इधर आओ। आयनाइजेशन एनर्जी में मैंने क्या बताया, क्रोमियम कॉपर की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है। मैं सिर्फ तुम्हें कंक्लूड करके बता रही हूँ। गर्व गौरव तुम क्लास में नहीं हो क्या? ये देखो भागने लग गए अब तो, ठीक है। क्रोमियम कॉपर की सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, ठीक है। थर्ड आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीज की ज्यादा होती है आयरन से, ठीक है। कॉपर निकल जिंक इनकी +2 वाली ज्यादा स्टेबल होती है, इसलिए ये 2 से ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्टेन कर पाना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट। यस और नो, यही बताया मैंने तुम लोगों को। और क्या बताया है, और बताओ। जो 5D सीरीज की फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा देखने को मिली है। सबसे ज्यादा एंथैल्पी सॉरी सबसे ज्यादा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन बताओ किसकी थी, जल्दी बताओ किसकी थी? वैनेडियम की थी। और सबसे कम किसकी थी? सबसे कम 3D सीरीज में पूरे डी ब्लॉक में सबसे ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट किसकी है? पूरे डी ब्लॉक में अरे पूरे डी ब्लॉक में, वो तो 3D में ज्यादा है, ओस्मियम ज्यादा है, ठीक है। टाइटेनियम की कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है, 2, 3 या 4? इंडियम क्या +2 दिखाता है? नहीं दिखाता। अच्छा ये बताओ मुझे, टंगस्टन की 6 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है या क्रोमियम की स्टेबल है? मैम टंगस्टन। मैम टंगस्टन। वेरी गुड। और जो फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी में एक्सेप्शन थी उसका क्या था, ट्रिक क्या थी? कौन कौन से थे वो 3 एलिमेंट? वीना को नहीं देना पैसा, वैनेडियम, कोबाल्ट और निकल। ठीक है। और कुछ रह गया क्या? ठीक है ठीक है ठीक है।
तो इसी तरीके से बुलेट पॉइंट बना के तुम्हें सारी चीजें लिखनी है सो दैट आप लोगों को चीजें याद हो जाए। तो आज के लिए इतना बहुत है, बाकी हम मिलेंगे मंडे को है ना क्लास।